नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम गाजा में इजराइल के सैन्य अभियान के बीच अंतर्राष्ट्रीय दबाव और इंडोनेशिया में हिंसक विरोध प्रदर्शनों पर चर्चा करेंगे और कार्यक्रम के अंत में कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। गाजा में आईडीएफ के रिजर्व सैनिकों की तैनाती शुरू। 10,000 सैनिकों ने किया रिपोर्ट। एक और सहयोगी ने दिया झटका। बेल्जियम भी फलस्तीन को मान्यता देने को तैयार। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक। पुतिन ने कहा अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचा दोनों देशों का रिश्ता। यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर आम सहमति बनने की जताई उम्मीद। विक्ट्री डे से पहले बीजिंग में वैश्विक नेताओं का जमावड़ा। उत्तर कोरियाई नेता पहुंचे बीजिंग। चीनी विदेश मंत्री समेत दूसरे अधिकारियों से मुलाकात। राष्ट्रपति पुतिन से भी कर सकते हैं भेंट। अफगानिस्तान में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1400 के पार। दूर दराज के इलाकों में सहायता पहुंचाना अब भी चुनौती। पीड़ितों की सहायता के लिए भारत ने भेजी 15 टन मानवीय सहायता। गरीबी और भुखमरी का सामना कर रहे पश्चिमी सूडान में एक और आपदा। बाढ़ और भूस्खलन से कम 1000 लोगों की मौत। पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए यूएन की एजेंसियों से मदद की अपील। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। इजराइल ने गाजा में सैन्य अभियान को तेज कर दिया है, तो वहीं इजराइल पर युद्ध विराम को लेकर पश्चिमी देशों का दबाव भी बढ़ रहा है। कई यूरोपीय देशों और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब बेल्जियम ने भी फलस्तीन को अलग देश के रूप में मान्यता देने की बात कही है। इस सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी माना है कि गाजा में इजराइल के सैन्य अभियान के कारण अमेरिका में इजरायली लॉबी कमजोर पड़ रही है। आइए पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। एक तरफ इजराइल गाजा शहर पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए बड़े सैन्य अभियान में जुटा हुआ है, तो वहीं उसके पश्चिमी सहयोगियों का झटका देने का सिलसिला भी जारी है। गाजा शहर पर कब्जे को लेकर प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू और सेना प्रमुख इयाल जमीर के मतभेद कम होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में जमीर ने संघर्ष विराम प्रस्ताव पर चर्चा का आग्रह किया, तो नेतन्याहू ने अस्वीकार कर दिया। उधर एक और यूरोपीय देश बेल्जियम ने इजराइल को करारा झटका दिया है। अब बेल्जियम ने फलस्तीन को मान्यता देने और इजराइल पर पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है। बेल्जियम के विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट ने जानकारी देते हुए कहा कि इजराइल पर कुल 12 प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इससे पहले फ्रांस, कनाडा, यूके, माल्टा और ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने की घोषणा कर चुके हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने गाजा की स्थिति पर चिंता जताते हुए तत्काल सैन्य अभियान को रोकने की मांग की है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि गाजा जंग से इजराइल का काफी नुकसान हो रहा है, खासतौर से अमेरिकी संसद में। उन्होंने कहा है कि कभी कांग्रेस में सबसे मजबूत लॉबी इजराइल की हुआ करती थी, लेकिन अब वो पहले की तरह प्रभावशाली नहीं रही है। ट्रंप ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इजराइल इस जंग को जीतेगा, लेकिन दुनिया में समर्थन और सहानुभूति खोता जा रहा है। हालांकि उन्होंने गाजा शहर पर कब्जे की इजरायली योजना के समर्थन के संकेत दिए हैं। उधर इजराइल हमले में हुती समर्थित सरकार के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी और कई अन्य मंत्रियों की मौत से बौखलाए संगठन ने लाल सागर में एक टैंकर पर हमला करने का दावा किया है। समूह ने सोमवार को इजरायली स्वामित्व और लाइबेरियाई ध्वज वाले जहाज को निशाना बनाने की बात कही। हुती समूह की ओर से लाल सागर में ये ताजा हमला है। इससे पहले जुलाई में 2 टैंकरों को डुबो दिया था। दरअसल गुरुवार को इजराइल ने एक बड़े हमले में हुती की राजनीतिक शाखा की टॉप लीडरशिप की हत्या कर दी थी। इसके बाद हुती समूह ने संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर में छापा मारकर 11 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया। इन लोगों पर इजराइल के साथ सहयोग करने का संदेह है। गिरफ्तार होने वालों में विश्व खाद्य कार्यक्रम के 7 और यूनिसेफ के 4 कर्मचारी शामिल हैं।
यूएन ने इस कदम को मनमाना और मानवीय काम करने वाले संगठनों पर सीधा हमला बताया है। हुती ग्रुप इससे पहले भी यमन में संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारियों को अमेरिका और इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर चुका है। विश्व खाद्य कार्यक्रम युद्धग्रस्त यमन में कार्यरत सबसे बड़ी मानवीय एजेंसियों में से एक है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सी कटोच, सामरिक और विदेशी मामलों के जानकार हैं। कटोच साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कटोच साहब, वो ये है कि अगर हम वहां पर गाजा की बात करें तो जिस तरह से डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं नेतन्याहू और उनके सेना प्रमुख के बीच में, क्या कुछ कहेंगे आप? धन्यवाद। नहीं, देखिए, जहाँ तक इजराइल की बात है वहाँ पर ओपिनियन डिवाइडेड है कि गाजा के ऊपर किस प्रकार से हमला कर दिया जाए या एक पीस ट्रीटी के ऊपर चले जाए। तो ये डिफरेंसेस जो है, जहाँ तक पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है और नेतन्याहू जो पॉलिटिकल लीडर हैं और आर्मी वाले जो हैं, ये मैं नहीं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। बेशक इस समय पर आर्मी के कुछ जनरल्स हैं जो ऑपोजिशन, जो इस स्टेप को अपोज कर रहे हैं, उनका सिर्फ मुझे लगता है ऑपोजिशन किस प्रकार से ऑपरेशन करना चाहिए उसके ऊपर है। और ज़्यादा करके जो ऑपोजिशन आ रही है वो इसलिए आ रही है कि वो समझते हैं कि अगर हम एक सीज फायर डील कर लें तो जो कैदी हैं, जो होस्टेजेस रखे हैं हमास ने, वो होस्टेजेस वापस मिल जाएं। तो इस समय पर यह स्थिति है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जिस प्रकार से नेतन्याहू हमला चाहते हैं, ये हमला आगे हो जाएगा। और ये गाजा के ऊपर मुझे लगता है बहुत ही जल्दी, जो गाजा शहर है उसके ऊपर बहुत ही जल्दी अटैक होने वाला है। और सर, जिस तरह से फलस्तीन को अलग देश के रूप में मान्यता देने को लेकर के यूके है, उसके अलावा फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है और अब बेल्जियम भी सामने आया है, ये कितना अंतर्राष्ट्रीय एक तरह का दबाव बनाएगा नेतन्याहू के ऊपर? ये तो मैं समझता हूँ बहुत दबाव पड़ेगा, क्योंकि यूरोप जो है, वेस्टर्न यूरोप जो है, जो पहले इजराइल को सपोर्ट करता था, अब जाके उन्होंने एक ये मान्यता दे दिया कि भाई हम पैलेस्टीन को रिकग्नाइज कर लेंगे। और एक बार अगर पैलेस्टीन रिकग्नाइज हो जाएगा इनसे, तो अमेरिका के भी हाथ जो है वो बंद जाते हैं। इस समय पर अमेरिका अभी तक भी जोर लगा रहा है और उन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कह दिया कि वो इस समय पर वो रिकग्निशन नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर पूरा यूरोप अगर रिकग्निशन दे दे, तो साथ ही एशिया और साउथ अमेरिका की तरफ से, अफ्रीका की तरफ से रिकग्निशन आ जाएगी, तो अमेरिका आइसोलेटेड हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जहाँ तक इजराइल की बात है, ये इजरायली लीडरशिप के लिए, खास करके नेतन्याहू के लिए जरूर चिंता का विषय है। और कुछ इस तरह की अपुष्ट खबरें भी आ रही हैं कि अगर फलस्तीन को अलग देश के रूप में मान्यता देने के लिए इस तरह से देश एक के बाद एक सामने आते रहे, तो इजराइल वेस्ट बैंक पर पूरी तरह से कब्जा करने का कदम उठा सकता है। क्या इजराइल ऐसा कर सकता है क्या? नहीं, देखिए, जहाँ तक वेस्ट बैंक की बात करते हैं, काफ़ी इजरायली एस्टैब्लिशमेंट जो विलेजेस वगैरह हैं, जो सेटलमेंट्स हैं, उन्होंने पहले से ही वहाँ पर बना दिए हैं। और जहाँ तक जो सिक्योरिटी का बंदोबस्त है, वो पूरा इस समय पर इजराइल का ही है। वो पैलेस्टीनी अथॉरिटी की सिक्योरिटी में कोई हाथ नहीं है। वो पूरा कंट्रोल, बेशक गवर्नेंस पैलेस्टीनी अथॉरिटी कर रही है, लेकिन सिक्योरिटी का कंट्रोल उनके हाथ में है। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई खास, इजराइल को कोई खास फायदा होगा वेस्ट बैंक के ऊपर इस प्रकार का कदम उठाने का। लेकिन जहाँ तक गाजा शहर है, वहाँ पर उनकी जो हमास की जो पॉलिटिकल अथॉरिटी और मिलिट्री अथॉरिटी है, वो वहाँ पर है, वो उनका गढ़ है। और उसको तोड़ने के लिए मुझे लगता है कि इजराइल पूरा कदम लेगा। एक और महत्वपूर्ण बयान जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से आया है। हालांकि अमेरिका जो है गाजा को लेकर के जो इजराइल का पक्ष है या वहाँ पर जो सैन्य अभियान है उसका पूर्णतः या आंशिक रूप से समर्थन करता है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि इजराइल का जो ये सैन्य अभियान है, इससे कहीं ना कहीं अमेरिका में जो इजरायली लॉबी के लिए एक समर्थन था या स्ट्रॉन्ग इजरायली लॉबी थी, वो कमजोर पड़ रहा है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अमेरिका में भी जिस प्रकार से पहले, जिस प्रकार से इतना बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस था इजराइल का, और उनके जो इन्फ्लुएंसर्स थे, जो की पोजीशन पर थे, वो भी बहुत ज्यादा थे। अभी वो मुझे लगता है वो सपोर्ट बेस कम हो गया है।
लेकिन फिर भी अगर आप अमेरिकन पॉलिसी को देखेंगे वो पूरी प्रो इजराइल है, और उसमें ओवरऑल मैं नहीं समझता कि कोई इस समय पर कोई कमी पेशी आएगी। तो ये आगे देखना पड़ेगा कि ये गाजा में किस प्रकार से इजराइल हमला करता है और कितनी जल्दी कामयाब हो जाता है। अगर यहाँ पर भी डिले हो जाएगा तो वर्ल्ड ओपिनियन जो है वो इजराइल के विरुद्ध होती जाएगी। और एक अंतिम सवाल सर, जो एक कन्फ्रंटेशन हूती के साथ बढ़ रहा है, हूती की पूरी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इजराइल ने वहां पर खत्म कर दी है, उसके बाद हूती कहता है कि वो बदला लेगा, तो ये दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन कितना आगे जा सकता है? नहीं, जहां तक हूतीस की बात है मुझे नहीं लगता है कि ये इजराइल को ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। बेशक रेड सी के ऊपर उनकी भी शिपिंग जाती है, लेकिन ये डिटरमिन करना कौन सी शिप है जो इजराइल की है और दूसरे देश की है, ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि शिप ओनर अलग होते हैं। किस देश को दिया है कैरेज के लिए वो अलग होता है और झंडा किसी तीसरे देश का लगता है। तो ये इंटेलिजेंस मुझे नहीं लगता है, ये वैसे भी ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, और हूतीज में ये कैपेसिटी नहीं है। वैसे भी अभी उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप खत्म हो गई है, और मैं समझता हूँ ईरान भी उनको इतना सपोर्ट इस समय पर करने की इतनी क्षमता नहीं है। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए, एक और महत्वपूर्ण खबर है उस पर अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के अभियान में साथी और सहयोगी की भूमिका में है डबल इंजन सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों ने उत्तर प्रदेश की नारी का किरदार कैसे बदला, इसका दर्पण है मिशन उन्नति। इसके अंतर्गत एक सूचकांक विकसित किया गया है, जिससे सरकारी प्रयासों से हो रहे महिला सशक्तिकरण को मापा जा सकता है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक WEE इंडेक्स के अनुसार उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में महिला श्रम बल में हर वर्ष वृद्धि दर्ज की। 2017 के बाद हुए इस बदलाव का आधार बनी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था एवं मिशन शक्ति का विजन, जिसने महिलाओं को सुरक्षित बनाया, स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त किया। व्यवसाय, तकनीक एवं अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण से सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों ने स्वयं सहायता समूहों, आसान ऋण एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भरता के नए द्वार खोले। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1000 रुपए प्रति माह पोषण सहायता के रूप में, और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए nikshay.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। इंडोनेशिया में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के कारण पूरे देश में आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। देश के अधिकतर इलाकों में सेना और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों की कुछ मांगें मान ली, लेकिन अपनी आवाज बुलंद कर रहे लोगों पर और सख्ती के आदेश भी दिए हैं। आइए आपको इन हिंसक विरोध प्रदर्शनों का कारण बताते हैं और उसके बाद इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया पिछले कई दिनों से उबाल मार रहा है।
राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का आश्वासन लोगों का गुस्सा शांत नहीं करा पा रहा है। प्रदर्शनकारियों की कई मांग मान लिए जाने के बावजूद भी विरोध प्रदर्शनों की आग बुझती नहीं दिखाई दे रही है। करीब 10 दिन पहले सांसदों के वेतन के अलावा $3057 मासिक भत्ता तय किया गया था। यह जकार्ता के न्यूनतम वेतन से 10 गुना अधिक है। इस खुलासे के बाद गुस्से में आए छात्रों का एक समूह संसद का घेराव करने पहुंच गया। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। पुलिसिया कार्रवाई के साथ प्रदर्शन जोर पकड़ने लगा। देखते ही देखते 38 में से 32 प्रांतों के लोग सड़कों पर उतर आए। कई प्रांतीय असेंबलियां इनके गुस्से का शिकार हुई और आग के हवाले कर दी गईं। लेकिन 28 अगस्त को हालात तब और खराब हो गए जब पुलिस ने मोटरसाइकिल चालक को निशाना बनाया, जबकि वो प्रदर्शन का हिस्सा नहीं थे। इस खबर ने पूरे देश को हिंसा की आग में झुलसा दिया, जिसे इंडोनेशिया में बीते 2 दशक में हुई सबसे बड़ी हिंसा बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर सांसदों और मंत्रियों के खिलाफ बाकायदा अभियान छेड़ दिया गया है। उनके नाम और पते उजागर कर दिए गए हैं। लूटपाट और आगजनी के लिए लोगों को उकसाया गया है। शिक्षकों को बोझ बताने वाले वित्त मंत्री मुलियानी इंद्रावती के फेक वीडियो ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। गृह मंत्री का घर भी प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आया। प्रदर्शनकारियों के सामने झुकते हुए राष्ट्रपति ने सांसदों को दिए जाने वाले भत्तों और विशेषाधिकार वापस ले लिए हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। हिंसा में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 1200 हिरासत में लिए जा चुके हैं। सड़कों पर भारी पुलिस और सेना की तैनाती ने प्रदर्शनकारियों को पीछे हटने पर मजबूर जरूर कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस लेने और कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा गया है। अब प्रदर्शनकारी आउटसोर्सिंग बंद करने, नौकरियों में कटौती रोकने और टैक्स नियमों में सुधार जैसे कुछ मांगों को आगे बढ़ा रहे हैं। इंडोनेशिया में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, जिससे आम लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है। सरकार मानवाधिकार संगठनों के निशाने पर है। उन्होंने पुलिस पर क्रूरता और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सिंह कटोच हमारे साथ बने हुए हैं, सामरिक और विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम जानेंगे इंडोनेशिया में क्या कुछ चल रहा है। कटोच साहब, अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? कटोच साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? तो इंडोनेशिया में हालात बहुत ख़राब हैं। कटोच साहब जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इस बीच में ग्राफिक्स के ज़रिए कुछ जानकारियां हम आपको देना चाहते हैं इंडोनेशिया को लेकर के। और इंडोनेशिया के अगर हम हालात की बात करें तो वहाँ पर सांसदों के वेतन और भत्ते को बढ़ाने को लेकर के वहाँ पर लोग सड़कों पर आ गए और महंगाई, बेरोज़गारी, इस तरह की समस्या वहाँ पर है, जिसको देखते हुए लोग वहाँ पर सड़कों पर आ गए। सोशल मीडिया का काफ़ी वहाँ पर उपयोग किया गया। 38 में से 32 प्रांतों में ये विरोध प्रदर्शन फैला। कई प्रांतीय असेंबलियों में आगजनी की घटना वहाँ पर हुई और एक मोटरसाइकिल चालक की मौत हो गई पुलिस की गोली से। और ये बताया जा रहा है कि उस मोटरसाइकिल चालक का विरोध प्रदर्शनों से कोई संबंध नहीं था। तो उसके बाद ये हिंसा वहाँ पर और भड़क गई और बढ़ते हुए दबाव के कारण और वहाँ पर विरोध प्रदर्शनों के कारण कुछ फैसले वहाँ पर सरकार को लेने पड़े। सांसदों के भत्तों को लेकर के कुछ फैसले लिए गए। कुछ भत्तों में जो बढ़त की गई थी उसको वापस लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर अभी शांति नहीं आई है। तमाम जगहों पर वहाँ पर सेना और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। खुद वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं सुबियांतो, उनको चीन जाना था एससीओ की बैठक के लिए, वो चीन नहीं गए और हालात काफ़ी वहाँ पर ख़राब बने हुए हैं। हालांकि अभी ये बताया जा रहा है कि हालात तकरीबन नियंत्रण में हैं, लेकिन तब भी कई इलाकों से अभी भी आंसू गैस के गोले छोड़ने की खबरें आ रही हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि इन विरोध प्रदर्शनों में बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पर जो छात्र हैं वो इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल हैं। और अब कई छात्र संगठन सिर्फ जो सांसदों के वेतन और भत्ते वहाँ पर बढ़ाए गए हैं उसी को वापस लेने की मांग नहीं कर रहे, बल्कि उसके अलावा
वो देश में कई तरह के सुधार करने की भी मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इंडोनेशिया में जो हालात बने हुए हैं वो किस हद तक जाते हैं, वो सुधर पाते हैं या उनको सुधरने में कितना दिन लगता है। लेकिन हम आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेंगे क्योंकि हमारे विशेष मेहमान किसी तकनीकी खामी के कारण आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। पता है कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। एक मिनट क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे, तुम मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? तुमने पहले लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसके लिए। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 670 रुपए महीने से शुरू। दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हमने आपको इंडोनेशिया के हालात पर एक रिपोर्ट दिखाई थी और उस वक्त हमारे विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ नहीं जुड़ पाए थे, लेकिन अब वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ध्रुव सिंह कटोच, मेजर जनरल रिटायर्ड, विदेशी और सामरिक मामलों के जानकार हैं। कटोच साहब, आपसे, अब वक्त हमारे पास कम है, आपसे हम जानना चाहेंगे कि संक्षेप में बता दीजिए कि क्या कुछ इंडोनेशिया को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया है, वहाँ के हालातों को लेकर के। देखिए, सबसे पहले जो इंडोनेशिया की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है मलाक्का स्टेट्स के ऊपर, वो बहुत महत्वपूर्ण रखती है और इसलिए उनके रिश्ते अमेरिका से भी अच्छे हैं और चीन से भी अच्छे हैं। दोनों जो मलाक्का स्टेट के साथ दोनों का बहुत ये प्रॉब्लम होती है, तो वो रिलेशन है। अभी ये जिस प्रकार से ये प्रॉब्लम हुई है, ये मुझे समझ नहीं आती है, क्योंकि इंडोनेशिया का ग्रोथ रेट जो है वो 5.3% चल रहा था और बाकी जो जगह है उनसे उनकी हालत अच्छी थी। तो ये प्रदर्शन क्यों इस प्रकार से उठे हैं, स्टूडेंट्स मूवमेंट वो भी ये देखने वाली बात है। लेकिन जब मैंने अपनी छानबीन की है तो लगता नहीं है कि इसमें कोई एक्सटर्नल एजेंसी का हाथ है और ये इंटरनल ही इनका कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो इसका इस समय पर सुधरना मुझे लगता है कुछ समय लगेगा। लेकिन जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज है इंडोनेशिया में, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो ऑपोजिशन पार्टीज है, वो भी सरकार के साथ मिली हुई है, एक बड़ा गठबंधन सा बना हुआ है। तो ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी नहीं लगता है मुझे, और इसकी मुझे लगता है कि अभी आगे जाके और छानबीन होगी कि असली वजह क्या है इस प्रकार का प्रॉब्लम होने का। ये बात देखिए, मैं मानता हूँ इंडोनेशिया में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा उनके पास पहले प्रॉब्लम होते थे
और इस प्रकार की हालत नहीं हुई। ठीक है, और बहुत बहुत इससे ज्यादा प्रॉब्लम तो पाकिस्तान जैसे देशों में है, तो वहां पर तो कोई प्रदर्शन होता नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन दोनों ही विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। एससीओ में पीएम मोदी के वैश्विक नेताओं के साथ जुगलबंदी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने भारत को रूसी तेल का लॉन्ड्रोमेट कहा। इससे पहले नवारो ने कहा था कि भारतीय जनता की कीमत पर वहां के ब्राह्मण मुनाफा कमा रहे हैं, जिसे रोकने की जरूरत है। दूसरी तरफ टैरिफ और ऊर्जा नीति पर अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बावजूद वित्त मंत्री वेसेंट ने दोनों देशों के संबंधों की मजबूती पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों लोकतंत्रों की नींव मजबूत है और वे अपने मतभेदों को सुलझाने में सक्षम हैं। यूरोपियन कमीशन की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेन के प्लेन का बुल्गारिया के ऊपर जीपीएस जाम हो गया। बुल्गारिया के अधिकारियों ने कहा उन्हें शक है कि ये खलल रूस के द्वारा डाला गया था। रूस को लेकर पहले भी फिनलैंड, लताविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया ने उड़ानों, जहाजों और ड्रोन्स में इलेक्ट्रॉनिक दखल की शिकायत की है। हालांकि रूस ने ऐसे आरोपों का खंडन किया है। पश्चिमी सूडान के एक गांव में भूस्खलन के बाद 1000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। ये जानकारी इस इलाके पर शासन करने वाले सूडान लिबरेशन मूवमेंट ने दी है। SLM ने बताया कि दारफूर क्षेत्र के मराह पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एक पूरा गांव मलबे में दब गया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन एक बार फिर अपने खास ट्रेन से चीन पहुंचे हैं। बुधवार यानी 3 सितंबर को वे बीजिंग में होने वाले सैन्य परेड में शामिल होंगे। इस दौरान उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होगी। अमेरिका के शिकागो शहर में वॉशिंगटन की तर्ज पर नेशनल गार्ड और फेडरल इमिग्रेशन अधिकारियों को तैनात करने की ट्रंप की धमकी के विरोध में हजारों लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर डेमोक्रेट पार्टी से जुड़े मेयर ब्रेंडन जॉनसन ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि शिकागो अपने यहां फेडरल अतिक्रमण का विरोध करेगा। खबर दुनिया